नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे प्रपंच के मोडस ऑपरेंडी की, यानी वामपंथियों के उस षड्यंत्र की हम बात करने जा रहे हैं जो राष्ट्रवाद के खिलाफ अपने हर एजेंडे पर फेल होने के बाद अब न्यायालयों का सहारा ले रहे हैं, कोर्ट पहुंच रहे हैं। एक पीआईएल दाखिल की गई है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बताएंगे आपको। देखिए, वास्तव में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बोल का, उनके बयान का समर्थन करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की गई है। जानी मानी संस्था है पीयूसीएल यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। उत्तर प्रदेश में इनकी जो शाखा है वहां की तरफ से एक याचिका योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर की गई और कहा गया है इनको तत्काल कुर्सी से हटाइए, इनको निलंबित करिए। याचिका में दलील दी गई है कि न्यायमूर्ति शेखर यादव ने वीएचपी के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन सच तो यह है कि शेखर यादव ने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग रूढ़िवाद के खिलाफ किया था और योगी ने यूसीसी पर उनके बात का समर्थन किया था। अब दूसरी ओर याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने वाली संस्था पीयूसीएल इस बात की आड़ में योगी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने की सोच रही है। आपको बता दें कि मानवाधिकारों की आड़ में पीयूसीएल का असली चेहरा हमेशा राष्ट्र विरोधी रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे आज। जिस पूरे माओवादियों और नक्सलियों के समर्थन का आरोप लगता रहा इन पर, अफजल गुरु जैसे आतंकियों और विनायक सेन जैसे नक्सलियों के पक्ष में रहे हैं। नागरिक अधिकारों की आड़ में यह संगठन माओवादी और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देता रहा है। इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसकी भी हम बात आगे करेंगे। 2017 की एक बात यही कर देता हूं। 2017 में पीयूसीएल ने दिल्ली में पीएफआई को कानूनी सहायता देकर उसके खिलाफ कार्रवाई को बाधित किया था। जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अक्सर सरकार की आलोचना तो करता है, लेकिन माओवादियों के खिलाफ बोलने में यह चुप्पी साध लेते हैं। और अब देखिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनहित याचिका में क्या कह रहे हैं। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का बयान आया। धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के अपमान है और उनका बयान असंवैधानिक है। ये तमाम बातें कहेंगे, लेकिन इस सवाल है कि यूसीसी पर न्यायमूर्ति शेखर के बयान का योगी का समर्थन असंवैधानिक कैसे? बहुसंख्यकों के लिए आवाज उठाना अपमान कैसे? एक ये बड़ा सवाल है। और क्या देश का वाम तंत्र राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है क्या? करेंगे इस पर बात, चर्चा करेंगे, मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर न्यायमूर्ति शेखर यादव ने क्या कहा था और योगी ने उनके समर्थन में क्या कहा था, ताकि आप पूरी पिक्चर समझ पाएं। आपको पीयूसीएल की याचिका को भी हम पढ़कर सुनाएंगे, उनके तर्क कुतर्क क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले वो बयान प्ले करिए प्लीज। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संकट से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। यह है और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं। तो देखा आपने, ये बयान बड़े महत्वपूर्ण थे। जस्टिस ने जो बयान दिया उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने यूसीसी का हवाला देते हुए वो बात कही। इस बयान को आधार बनाकर पीयूसीएल ने
क्या पीआईएल दायर की है, अब जरा वो देखिए, वो हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से ताकि आप समझ पाएंगे कि आखिर किन बेसिस पे कहा गया कि इनको कुर्सी से हटाइए। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने वीएचपी के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिया कि देश बहुसंख्यक की मर्जी से चलेगा। उनके इस असंवैधानिक बयान का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट आंतरिक जांच की कार्यवाही कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से, देखिए प्रॉपर क्या कहा गया, न्यायमूर्ति के बयान का समर्थन किया जो उनकी पद और गोपनीयता की ली गई शपथ के विपरीत है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। उनका यह तर्क है कि राष्ट्र की अखंडता और बंधुता के लिए खतरा पैदा करने वाला है। तो न्यायमूर्ति शेखर यादव ने वीएचपी के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो बयान दिया, उसके बाद में उन्होंने यानी योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उस सबको कोट करते हुए, आधार बनाते हुए जो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की जो यूपी शाखा है उन्होंने याचिका दायर की है। अब ये जो याचिका दायर की गई उसके बारे में समझना बड़ा जरूरी है। इस याचिका को आपने देख लिया, लेकिन सबका असर योगी आदित्यनाथ की सेहत पर क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। आज उन्होंने एक और बयान दिया है, वो जरा देखिए, उसके बाद में मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा। तो इस प्रकार की स्थिति है। अब आपका परिचय हम कराएंगे तमाम मेहमानों से जो जुड़ गया है पैनल हमारा, उसके बाद में हम जवाब तो चाहिए में लेंगे सभी से जवाब। हरगोविंद अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखेंगे, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे साथ मधुर जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी बातचीत करेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। शहर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी बात करेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शुरुआत जो मैं करूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ करूंगा, यानी हरगोविंद अरोड़ा जी। ये वामपंथियों का ये जो पिटीशन वाला हथियार आया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उस पर ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा आपका, हरगोविंद अरोड़ा जी। देखिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे तो ये कि इनके द्वारा किए गए कृत्य सदैव निंदनीय रहे हैं और राष्ट्र विरोधी रहे हैं। आप यदि पीछे जाकर देखेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें। बिल्कुल बिल्कुल है आपके पास 40-50 सेकंड। जब देश आजाद हुआ तब देश की मिलों में यूनियनें किनकी थी? लाल झंडे की। तो स्वयं इंदिरा जी उससे परेशान थी, हर रोज हड़ताल, आए दिन हड़ताल। तो ये तो देश को तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं देना चाहते थे। तो वो महानायक दत्तोपंत ठेंगड़ी और बाला साहेब जैसे लोगों से इंदिरा जी ने स्वयं निवेदन किया कि आप इसका भगवाकरण कीजिए। और देश में अब देखिए ना, 24 घंटे मिले चली, ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और जहां तक योगी जी के विरोध में इन्होंने अब चांद पर यदि ये थूकेंगे तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। और दुर्भाग्य इस देश का क्या है कि वामपंथी और कुछ कांग्रेसी लोग ये ना तो सच सुनना चाहते हैं और ना ही हजम होता है, ना ही हजम होता है। अरविंद अरोड़ा जी, ओपनिंग रिमार्क था इसलिए मैंने आपको पहले इंटरप्ट किया है। अभी हम डिबेट खुलेगी तो आपसे बेहतर बात करेंगे इस पूरे विषय पर, लेकिन राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के नेता, उनका रिएक्शन भी यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। राकेश जी, मैं आपसे समझूंगा, एक वामपंथी संगठन है पीयूसीएल, वो एक याचिका दायर कर रहा है हाईकोर्ट में और कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से हटाइए क्योंकि ये अपने पद और गोपनीयता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या पीयूसीएल के इस तर्क का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है? राकेश प्रजापति जी। मैं पीयूसीएल की बात नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो जस्टिस है हमारे इलाहाबाद की पीठ के, उस इलाहाबाद पीठ के जो जस्टिस हैं शेखर यादव जी, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे जब उनका किसी विशेष धर्म के बारे में इस तरीके का सोचना है, इस तरीके की टिप्पणी है, क्योंकि केवल उन्होंने एक शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आप उनका पूरा भाषण सुनिए, पूरे भाषण में उन्होंने पूरे उनके धर्म पर ही उंगली उठाई है। जी
मुझे लग रहा है कि आवाज जी सब मजहब को बराबर सम्मान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारे किस तरीके की भाषा शैली आजकल वो बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को आग में ढकेलने का काम उनके द्वारा नहीं। किया जा रहा है। अगर राकेश जी मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओपनिंग रिमार्क है, मैं ये चीज पहले ही बता दूं। राकेश जी देखिए, जब योगी आदित्यनाथ जिहादियों की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं वो जिहाद फैलाते हैं और वो इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, अराजकता करते हैं, हमने बहराइच में देखा, अभी संभल में देखा, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? इस पर भी आपका जवाब लूंगा, थोड़ा सा सब्र करिए, ओपनिंग रिमार्क सभी से ले लूं, लौटूंगा राकेश जी, छोड़ूंगा नहीं, बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ मधुर जी महाराज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो वामपंथी संगठन है अगर एक बयान देते हैं, जज कहते हैं कि जो कट्टरवादी सोच हैं के लोग हैं वो बहुसंख्यक अगर हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी तमाम हिंदुओं के लिए, इस पर अगर बयान देते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ यूसीसी का हवाला देकर ये कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी है, तो वो निशाने पर क्यों आ जाते हैं वामपंथी संगठनों के? महाराज जी देखिए, इनकी मानसिकता ये सदैव की रही हुई है। दूसरी बात, अगर जो है न्यायाधीश जो बयान दिए हैं अपना बीएचपी के प्रोग्राम में, विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में यह कार्य हिंदुओं के लिए ही करता है, और जब उस मंच पर सम्मानित महोदय को बुलाया गया है तो वो हिंदू के पक्ष में ही ऐसी बयानबाजी या ऐसी बातें रखेंगे, समाज में जो अराजकता फैली हुई है उसके प्रति वो बोलेंगे, उनका अधिकार है, क्योंकि उनको सम्मान वो मंच दिया गया है। तो वहां पर वो न्यायमूर्ति के रूप में नहीं गए हैं, वहां पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में गए हैं जो समाज को एक सही दिशा की तरफ ले जा सके। तो मुझे लगता है कि उनका बयान बिल्कुल भी गलत नहीं है। और रही बात की आदरणीय बाबा जी को टारगेट करने का जो इन लोगों ने एक मिशन ठान रखा है, तो बाबा जी को तो हमेशा ये लोग टारगेट करते हैं, लेकिन संभल जैसे मुद्दे में जहां मंदिर कम से कम 50 साल से 100 साल से जब बंद होते हैं, तो सपा की यही वक्ता, यही प्रवक्ता और तमाम प्रकार के नेता ये किसी भी स्थिति में जाकर के अपने बयानों को नहीं देना चाहते कि हाँ ये हमारे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि ये खुद भी हिंदू हैं, लेकिन जिस बैनर तले ये काम कर रहे हैं वहां ये बोल नहीं सकते। नहीं, बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा ये कह रहे हैं अगर जज, तो गलत क्या कह रहे हैं, ये सवाल है। और इस पर भी मैं आपका प्रतिक्रिया लूंगा। मधु जी महाराज, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और कहा गया कि उनको तत्काल प्रभाव से पद से हटाइए। क्या इतना आसान है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शहर नकवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शहर नकवी जी, आप क्या कहेंगी जिस प्रकार से एक जज का बयान आता है, उस बयान के बाद में योगी आदित्यनाथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उस बयान का पर्टिकुलर और समर्थन करते कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, उसके बाद में याचिका दायर कर दी गई है कि योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से हटाइए क्योंकि ये घातक हो सकता है देश के लिए, प्रदेश के लिए। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसी याचिकाएं नेम फेम के लिए भी कर दी जाती हैं दाखिल, कि किसी को नेम फेम चाहिए होता है तो वो इस तरह की याचिकाएं फाइल कर देते हैं। और इसका पिटिशनर कौन है, और लास्ट स्टेज इस याचिका की ये होती है कि मेरिट पे डिसमिस होती है। ये मुझे लगता है कि इसकी कोई मेरिट नहीं है, इस याचिका की मेरिट पे डिसमिस हो जाएगी। ये माननीय योगी को टारगेट करना इस तरह से सही नहीं है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, अपने प्रदेश की उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश कोई छोटा स्टेट नहीं है कि जिसकी जिम्मेदारी कम हो, बहुत बड़ा स्टेट है अपने आप में, और इसके जिम्मेदारी के तहत उनका बयान गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। और जिस तरह से पिटिशन में उनके खिलाफ ये कहा कि उनको पद से हटा देना चाहिए, तो ये लॉ नहीं है कि यहाँ से हटा दिया जाए, हाईकोर्ट उसको कोई ऑर्डर करके हटा सकते हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने की जरूरत है, वो उसके लिए विधानसभा है, विधानसभा में लोग सारे जितने मेंबर्स हैं वो जाएंगे अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तब तो कोई कार्रवाई हो सकती है। मैं आपसे इसलिए समझना चाहूंगा यहाँ पर कि जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा, जस्टिस शेखर यादव ने कहा कठमुल्ले देश के लिए घातक है और देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। क्या आपके हिसाब से भी बयान गलत था? क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि महाभियोग लाने की बात हुई राज्यसभा के अंदर, उसको कोट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था, मैं स्पष्ट कर दूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उन्होंने ये बयान दिया तो उनको घेरा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से देश चलेगा, एक देश एक कानून के हिसाब से चीजें होंगी। इस पर एक रिएक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद में मैं हरगोविंद अरोड़ा जी आपके तरफ बढ़ूंगा।
देखिए, देश बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के हिसाब से नहीं चलता है, देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कहीं पर भी ये कोड नहीं किया गया है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा या अल्पसंख्यक के हिसाब से ही चलेगा। अल्पसंख्यक ये चाहे कि अपने हिसाब से चला ले, वो कटमुल्ला कहिए या कुछ कहिए उनको, वो एक अपना विचार है, इंसान के दिल में जैसी फीलिंग्स होती है या उनका अपना व्यक्तित्व है, ये कि उनका अपना मत है ये कि उन्होंने कटमुल्ला शब्द का यूज किया है। मामला सबजुडिस है, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं लगता मुझे, क्योंकि मामला जब सबजुडिस हो जाता है तो न्यायपालिका पे इतना विश्वास है लोगों का। हम भारत के नागरिक हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हमें न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है और पूरे देशवासियों को पूरा विश्वास है कि अगर न्यायपालिका महाभियोग का समर्थन करती है। नहीं, अगर आप न्यायपालिका पे विश्वास करती हैं तो फिर न्यायमूर्ति पर भी विश्वास कीजिए जो उन्होंने कहा है। क्या उसका विरोध करती हैं आप? वो अपना एक मत था, उन्होंने न्यायिक कुर्सी पे बैठकर नहीं कहा है, वो एक भाषण को संबोधन में कहा है उन्होंने। और जब न्याय की कुर्सी पर वो बैठते हैं तो मेरे हिसाब से आज तक जितने जजमेंट उन्होंने पास किए हैं न्याय के हिसाब से ही किए हैं, लॉ के अकॉर्डिंग किए हैं। लॉ अकॉर्डिंग फैसले जो भी होते हैं वो जजमेंट उचित होते हैं, सही होते हैं, सब मानते हैं। फाइन, ठीक है, मैं लौटूंगा। हरगोविंद अरोड़ा जी, अब मैं आपका रुख करूंगा और डिबेट को यहां से हम खोलेंगे, उस पर विस्तार से बात करेंगे। ये जो वाम का प्रपंच है, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शगुफा छोड़ा गया, एक तरकश से तीर निकाला गया और कहा गया कि इनको कुर्सी से हटाइए, योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि ये बात समाजवादी पार्टी के जो राकेश प्रजापति वो हमको समझाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का बयान शेखर यादव ने दिया, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, उस बयान के बाद में योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा नहीं कहा, उसके बावजूद उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस प्रकार से जो टारगेट किया जा रहा है, क्या वाकई में इससे हड़कंप की स्थिति होती है भारतीय जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही आसानी से बहुत हल्के में लेती है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे साथी ने जो योगी जी के विषय में कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। देखिए, देश का संविधान सभी सामान्य नागरिक को भी अपने पूजा पद्धति और अपने अनुसार जीने का अधिकार देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है कि योगी जी हिंदुत्व सोचते हैं, हिंदुत्व में ही जीते हैं। और आप सभी चैनलों के माध्यम से और उनकी दिनचर्या को देखते हैं, वो आरती भी करते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं। तो यदि अगर वो किसी और धर्म के होते तो शायद वो अपने अनुसार करते। तो और उसके बावजूद जो भी उन्होंने कहा, एक आईना दिखाना क्या इस देश में अपराध हो गया? आप नहीं, अगर हरगोविंद जी, अगर कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो बीजेपी का एजेंडा है ना कॉमन सिविल कोड। हरगोविंद अरोड़ा जी, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत बीजेपी नहीं करती है क्या? अगर करती है, वही तो कहा है, उसमें नया क्या ऐसा कह दिया जिससे यह कहा जा रहा है कि इनको कुर्सी से हटा दीजिए? एक विचारधारा लगभग 70 वर्षों से अपने एजेंडे पर काम करती आई, जनता ने उसको समझा, जनता ने मत दिया। ये रातों रात परिवर्तन हो जाने वाला नहीं था। जो तुष्टीकरण के नाम पर हिंदू बहुल भावनाओं का, देखिए विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान। यदि वहां भी आप हिंदुओं के अधिकारों का हनन करेंगे तो हिंदू कहां जाएगा? नहीं, मैं वही नहीं समझ पाता हूं। राकेश प्रजापति जी, मैं आपको शामिल करूंगा, मैं आपका जवाब इस पर चाहूंगा, क्योंकि जब मुसलमानों के बारे में कोई जस्टिस कुछ बोल देता है तो बड़ी तकलीफ दिल में होती है आप लोगों के। अगर बुलडोजर पहुंच जाता है संभल में, बहराइच में, समुदाय विशेष के इलाकों में, विशेष तौर पर उन जगहों पर जहां से पत्थर फेंके जाते हैं, जहां से आग लगाई जाती है, जहां पर हिंसा फैलाई जाती है, तो बड़ी तकलीफ समाजवादी पार्टी को होती है। लेकिन हिंदुओं को लेकर लगातार टारगेट किया जाता है, हिंदुओं का गला रेत दिया जाता है, बयानबाजियां होती हैं और लगातार टारगेट किया जाता है तमाम नेताओं के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा। उस पर समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है। क्यों ना कहा जाए कि सब कुछ वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो समाजवादी पार्टी की जग जाहिर हो जाती है ऐसे मौकों पर। आपको जज का बयान दिखता है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ दिए गए बयान आप लोग इग्नोर कर देते हैं। राकेश प्रजापति, आपकी आवाज नहीं आ रही। राकेश जी, आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। राकेश जी, इसका उत्तर तो शायद नकवी जी ने बहुत अच्छा दिया। नहीं, शायद नकवी जी ने, मुस्लिम स्कॉलर ने, उन्होंने ये भी तो कहा था कि वो हमारे जज जो है वहां ये कहते हैं देश बहुसंख्यक के उससे चलेगा, तो क्या देश बहुसंख्यक के उससे चलेगा? और अभी हमारे जो कह रहे थे नहीं तो देश अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलेगा क्या? अगर अल्पसंख्यकों के हिसाब से ये बयान अगर कोई दे देता, एक मिनट राकेश प्रजापति, मेरी बात सुनिए। अगर आज जस्टिस शेखर यादव ये कहते कि ये देश अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, तो क्या आप इसका विरोध करते? समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती? नहीं करती।
आज आप अभी आप अल्ली बेते करेंगे, लेकिन आप नहीं करते, तब आप आते ही नहीं डिबेट में। ऐसा कहने पर बोलने नहीं दीजिए। देश ना बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, देश ना अल्पसंख्यक के क्या हिसाब से कठमूल्य चलेगा। देश के लिए खतरा नहीं है? क्या कठमूल्य देश के लिए खतरा नहीं है? क्या जिहादी देश के लिए खतरा नहीं है? राकेश प्रजापति जी, क्या ये कठमूल्य ये जिहादी देश के लिए खतरा नहीं है क्या? जी मैं सुना नहीं आपको। क्या ये कठमूल्य और जिहादी प्रवृत्ति के लोग जो कट्टरता लिए घूमते हैं, बात बात पे गला रेतने की धमकी देते हैं, योगी आदित्यनाथ का गला रेतने की, कल एक बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर धमकी दे रहा था, योगी आदित्यनाथ का गला काट दूंगा। क्या इस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए देश में? क्या ऐसे लोगों का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी? करती है तो बोल दीजिए। आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार में, ठीक है। जो भी संविधान विरोधी कार्य इस देश के अंदर करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको संविधान के तहत कार्रवाई करनी चाहिए समाजवादी पार्टी। और मैं एक जज ने अगर अपना बयान दिया, एक जज ने अगर बयान दिया, अपने विचार के हिसाब से बयान दिया, तो ये कैसे संविधान के दायरे के बाहर हो गया? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारे संविधान में? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हमारे संविधान में? अगर है तो उसी का इस्तेमाल क्या बोल दिया तो बोल दिया। आप भी बहुत कुछ बोल देते हैं, आपके नेता बहुत कुछ बोल देते हैं। आखिर इस देश के अंदर अगर सिख आवाज उठाता है तो खालिस्तानी हो गया, मजदूर आवाज उठाता है तो आतंकवादी हो गया, बेरोजगार उठाता है तो नक्सलवादी हो गया, युवा आवाज उठाता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हो गया, अपने आवाज उठाता है तो घुसपैठी हो गए, खिलाड़ी आवाज उठाता है तो आवाज। कहाँ की राजनीति कर रहे हो आप? कैसी राजनीति कर रहे हो? अरे देश बचेगा तो आपकी राजनीति चलेगी। समझो मेरे साथी, मेरे दोस्त, समझो, देश बचेगा तो राजनीति करोगे ना। इस देश के अंदर महिलाओं ने, शिक्षा मित्र महिलाएं थी, एक इस देश के अंदर कभी 70 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं ने सिर मुड़वाए थे लखनऊ के अंदर। 69 लोग इनका साथ दे रहे थे, आज उनको अपना जीवन बचाना कठिन हो रहा है। 4 से लोग बैठे हुए हैं, उनको कभी देखने का काम नहीं है। देश के अंदर हजारों मुद्दे ऐसे हैं, इसके अंदर हजारों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा ये क्यों नहीं करते? वही जज ये क्यों नहीं कहता कि हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं शरिया के अनुसार चलना चाहिए। शरिया के अनुसार चलेगा। एक सेकंड राकेश जी, मैं बीच में इसलिए कूदा क्योंकि आपने जो तर्क दिया मुझे वो कुतर्क लगा, मुंह पर आपके कह रहा हूं। आप ये कहते हैं कि अगर कोई किसान नारा लगाता है, अगर कोई सिख नारा लगाता है तो खालिस्तानी हो जाता है। गलत कोट मत करिए, किसी ने किसानों को अन्नदाता के अलावा कभी खालिस्तानी नहीं कहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लाल किले पर जाकर हिंदुस्तान का तिरंगा उतार कर खालिस्तानी झंडा लगाएगा तो उसको खालिस्तानी कहेंगे और खुलकर कहेंगे। उस पर आप ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी जो है या कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे किसानों को टारगेट कर रहे हैं या सभी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई जिहादी बम लगा के फट जाएगा दिल्ली में ना तो उसको जिहादी ही कहेंगे। उसका यह मतलब नहीं कि पूरे समुदाय को ऐसा कहा जा रहा है। समझिए इन चीजों को, कैटेगराइज करके हम बात करते हैं। इस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि सभी जमात को इस प्रकार से कहा जा रहा है। तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। अगर देश संविधान के हिसाब से चलेगा उसको स्वीकार करिए। अगर देश संविधान के हिसाब से चलेगा स्वीकार करिए। ये मत कहिए कि शरिया के हिसाब से चलेगा। अभी बात शरिया के हो जाए, समर्थन कर देंगे आप? देश अल्पसंख्यकों के हिसाब से नहीं चलेगा, देश बहुसंख्यकों के हिसाब से नहीं चलेगा, देश हिंदुओं के हिसाब से। अरे क्यों नहीं चलेगा? अरे ये हिंदुस्तान है, सुन लीजिए राकेश प्रजापति जी, ये हिंदुस्तान है। 52 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 52 इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, भारत का संविधान ये कहता है, ये हिंदुस्तान है। इसको ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए। ये वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी यहाँ पर। मैं चाहूंगा, नहीं हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फिर मधुर जी महाराज का मैं रिएक्शन लूंगा, बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। हरगोविंद जी बोलिए। आशीष जी ये वोट बैंक की बात नहीं है, अरे ये जो वामपंथी संगठन है, ये जो वामपंथी संगठन है, हमने देखा PFI बैन हो गया इस देश में, हमने देखा सिमी बैन हो गया इस देश में। ये जो PCL जैसे कुछ छुटभैया हैं, अगर इस प्रकार से याचिका दायर करते तो करते, लेकिन इनकी चीजें अब धरातल पर उतरने वाली नहीं है। इसका कोई आधार बनाकर कुछ जो है वो बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आकर कहेंगे कि सभी लोग ऐसे हैं तो थोड़ा हैरानी भरा हो जाता है। ये पिटीशन वाला हथियार काम नहीं आएगा जी। न्यायाधीश को इस
भाषा नहीं बोलनी चाहिए इस देश की। अरे आप नहीं तय करेंगे ना कि मैं क्या बोलूंगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोले, उनका मन है भाई। अब उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उनकी पेशी हुई और यहां से जो भी चीजें होंगी वो आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये कह देना कि योगी आदित्यनाथ, आप योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान दे रहे, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या बयान दे दिया बताइए जरा राकेश प्रजापति जी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो संविधान के दायरे के बाहर था, बताइए। दूसरे के बयान के गलत हो जाएंगे। आप अभी कह रहे हैं, 1 मिनट आशीष जी, 1 मिनट। अभी आपने एक बात कही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उनके बयान गलत हो जाएंगे, ये क्या बात हुई आपकी? फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को है, दूसरे धर्म वाला अगर गलत बोल रहा है तो क्यों नहीं है? पहले तो भारत, मैंने देखिए पहले ही स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं जो उसकी याचिका दायर हुई है उस पर मैंने नहीं कहा था याचिका किसने दायर नहीं, आपने तो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया ना। मैंने ये बात इसलिए उठाई, आपको इसलिए थोड़ा घेरना यहाँ पड़ गया क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। छूते आपने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। हरगोविंद जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए, 10 सेकंड दूंगा। हरगोविंद जी क्या काउंटर है आपका, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं मैं। हरगोविंद जी, एक कायर के फायर ने जब डायर की याद दिला दी 1990 में, कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाकर, क्या वो संवैधानिक था? क्या वो संवैधानिक शोभा देता था? क्या वो जायज था? अरे छोड़िए साहब, क्या बातें करते हैं आप? गाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। उस लोगों ने जिसने सुनिए मेरी बात तो सुनिए पूरी, ठीक है, उसका जवाब ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? गोली आज उसे आपने बना रखा है। आप फर्जी हिंदू हो, केवल वोट लेके। राकेश प्रजापति के पास इस पर जवाब नहीं होगा। अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो राकेश प्रजापति जी यहाँ फंस जाएंगे, उस पर जवाब देते नहीं बनेगा। जब पालघर हुआ था तो एक भी बयान अखिलेश यादव जी का नहीं आया था, इनके नेता का। जब कन्हैया लाल का गला रेत दिया गया अजमेर में, तब जवाब कोई बयान अखिलेश यादव जी का नहीं आया था। लेकिन अगर कोई चीज हो जाती है समुदाय विशेष के खिलाफ तो उस पर सबसे पहला बयान अगर किसी का आता है तो वो होता है अखिलेश यादव जी का, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लड़ने आ जाते तमाम डिबेट्स में। जवाब तो चाहिए। चर्चा लगातार जारी है, बिना किसी देरी के मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से हम करेंगे। इन सबके बीच में संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं रिएक्शन नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा संदीप जी आपसे। आपका रिएक्शन यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप जी, किस प्रकार से देखा जाए इस प्रकार के PIL को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर किया गया और कहा गया है कि इन्होंने पद और गोपनीयता के खिलाफ बयान दिए, इनको कुर्सी से हटाइए, कितनी गंभीरता से ले इस बयान को? सबसे पहला रिएक्शन आपका संदीप मिश्रा जी। मैं देखिए पहली बात तो इस बात को स्पष्ट करूं कि पहले दिन ही ये PIL डिसमिस होनी चाहिए विद कॉस्ट, क्योंकि जिसने फाइल किया है उसे संविधान के प्रोविजंस की ही जानकारी नहीं है जी। आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212 212 यह कहता है कि न्यायालय के अंदर संसद में या विधानसभा में कही गई किसी भी बात के लिए चर्चा नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वही विधानसभा के पटल पर भी है, और विधानसभा के पटल में अगर वह बात कही गई है तो उस पर कोई भी डिबेट, कोई भी बहस, कोई भी मुकदमा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सकता। यह हमारे विधानसभा का विशेषाधिकार है। ठीक है मिश्रा जी, लेकिन इन सब के बीच में एक बात बहुत जरूरी, जो इस प्रकार के संगठन है PUCL टाइप के, ये शायद इसलिए इस प्रकार के PIL दाखिल करते हैं ताकि चर्चा में बने रहें, हालांकि इनके बारे में कोई इतना गंभीरता से इनको लेता नहीं है। ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और ये हो जाएंगे इस प्रकार के वामपंथी संगठन। ये जो PUCL है उसके पीछे उनका क्या षड्यंत्र है उसके बारे में भी हम लगातार बात कर रहे हैं, तमाम मेहमानों से हम चर्चा भी कर रहे हैं। संदीप मिश्रा जी मैं लौटूंगा, लेकिन शहर नकवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, उनका रिएक्शन बड़ा अहम हो जाता है यहाँ पर। शहर नकवी जी, जब सारी बातें हो रही तो UCC की भी बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या शहर नकवी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती हैं? सीधा सवाल। कि जब एक देश है तो एक कानून में क्या प्रॉब्लम है? ये इतने सारे कानून में जुडिशियल सिस्टम को परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है जजेस को फैसले करने में। प्रॉब्लम ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा शहर नकवी जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब UCC की बात होती है तो देश में दंगे हो जाते हैं।
हम देखते हैं आप ही के समुदाय के लोग, आपकी जैसी तमाम महिलाएं बुर्का पहन के छतों से पत्थर चढ़ाने लग जाती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बनाने लग जाता है। इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि आखिर इन लोगों का क्या करें। एक पॉलिटिक्स है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है। वैसे इसे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में इतने सारे मुकदमों की पेंडेंसी है, लंबित मुकदमे हैं, जिसके वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख, काफी फिल्में बन गई हमारे बॉलीवुड में, तारीख पे तारीख। तो ये सिस्टम लागू रहेगा जब तक कि ये नहीं यूसीसी लागू होता, क्योंकि एक देश एक कानून अगर होता है तो जजेस को समझने में भी आराम हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल शेर नकवी जी, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 सालों की उनकी कार्यशैली से शहर नकवी जी को बतौर मुस्लिम स्कॉलर कोई प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है कि बहुत सही दिशा में प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पॉलिटिक्स इनकी ठीक लगती है, दूसरी शासन सही है, कानून व्यवस्था अच्छी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और ये अच्छी बात है कि एक देश एक कानून का सपोर्ट करते हैं, लोग भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। मधुर जी महाराज, आप किस प्रकार से देखेंगे ये अगर कहा जाता है बतौर हिंदू, आप किस प्रकार से इन चीजों को लेते हैं जब ये कहा जाता है एक जज के द्वारा कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा? जब 52 देश चल रहे हैं ऑलरेडी, तो एक देश बहुसंख्यक के हिसाब से क्यों नहीं चल सकता? इस पर प्रतिक्रिया। मधुर जी महाराज, मुझे लग रहा है आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए प्लीज, तब आपकी आवाज पहुंचेगी दर्शकों तक। ये हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र हमेशा रहेगा। पहली बात, वो यादव जी का जो बयान था, ये कुछ यादव समुदाय इस चीज को अपना हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना इनकी एक पार्टी है, एक संगठन है, और जो यादवों के वोट बैंक को और मुस्लिम वोट बैंकों को लेकर के साधती है। लेकिन अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, हिंदू हिंसक है, तब ये सारे लोग इनके मुंह पे सुई चल गई थी, बिल्कुल ऐसा लग गया था कि मौन हो चुके हैं, मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ऐसे तमाम बयान हैं, ऐसे मौलानाओं के बयान पड़े हुए हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो बयानबाजी होती है, मठ मंदिरों के खिलाफ बयानबाजी होती है, जहां बहनों की निर्मम हत्याएं और तमाम लव जिहाद जैसे प्रकरण उठते हैं, उन सब विषयों पर ये लोग सामने खुल करके नहीं आते। आज समान नागरिकता का इसीलिए आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस तरीके का जो व्यभिचार समाज में जन्म ले रहा है, जो सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है, वो इन तमाम प्रकार की रणनीतियां जो कहीं ना कहीं व्यभिचारों से संलिप्त हैं। और मुझे लगता है कि अगर विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए और सर्व समाज के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पर चुनिंदे मानिंदा लोगों को, न्यायाधीश ही नहीं अपितु और तमाम ऐसे वर्ग विशेष लोगों को बुला करके मंच दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप अपनी सनातन, अपनी संस्कृति को जगाने के लिए, अपने सोए हुए लोगों को जगाने के लिए आप अपने वक्तव्यों को दीजिए। तो ऐसे में जो शशि शेखर जी ने जो वक्तव्य दिया है, हाँ, मैंने वही बोला, मैंने गलत नहीं है पूछा। और ये समय रहते हुए इस बयान पर जिस तरीके से माननीय योगी जी को जो है टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है। मिर्ची लग रही है। अब योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेबों के वंशज कलकत्ता में रिक्शा चलाते हैं, तो इस पर बुरा क्यों लगता है? इस पर राकेश प्रजापति को बुरा क्यों लगता है? अगर सीए एनआरसी की बात होती है तो समाजवादी पार्टी विरोध क्यों करती है? इस प्रकार के सवालों पर जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं चाहूंगा, लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप हैंड रेज कर रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। हरगोविंद जी, दो बातें जी जल्दी से। शहर नकवी जी को सैल्यूट, ये भारत की बेटी है, इन्होंने पूरी डिबेट का एकदम से दूध का दूध और पानी का पानी करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया। यही तो न्यायमूर्ति यादव जी ने कहा था, यही तो समझने की बात है जो इनके समझ में आ गई, और इन जैसे करोड़ों मुस्लिम वर्ग को वो बात समझ आती है। वही तो, अब ये तो मुस्लिम समाज को तय करना है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, या क्या बनना है, या उन्हें आतंकवादी बनना है? नहीं, अब इन सबके बीच में इन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या करे हरगोविंद अरोड़ा जी, जो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को? जब रोहिंग्याओं के घरों पर बुलडोजर चलता है तो छाती तान के आगे खड़े हो जाते हैं। राकेश प्रजापति जी, क्या गलत कह रहा हूं मैं? इससे तो शाहजहां भी दुखी थे, जिन औरंगजेब की चर्चा बार-बार लिंचिंग होती है। क्या मॉब लिंचिंग देश में सही है? मैं आप लोगों से तो मॉब लिंचिंग क्या एक तरफ से होती है? क्या एक तरफ से होती है मॉब लिंचिंग? क्या एक तरफ से होती है? कितने नाम गिनाऊं? अंकित सक्सेना से लेकर कन्हैया लाल तक कितने बयान दिया आप लोगों ने इसके विरोध में, जरा बताइए।
क्यों नहीं कुछ बोलते हैं इसमें राकेश प्रजापति जी? बोलिए। मैं किसी एक तरफ की बात नहीं की, मैंने इसीलिए कहा कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वोट बैंक नाराज हो जाएगा, बड़ी चिंता होती है, तनाव हो जाता है ना राकेश जी? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। ये जो किताबी बातें हैं, ये जो किताबी बातें हैं, ये जो डायलॉग बाजी है, ये डायलॉग बाजी वो अब जनता समझ चुकी है। तो देश को एक स्वार्थ बना हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है, देश में विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही? नहीं मतलब चलो एक बात तो मान ली, हरगोविंद जी देखिए राकेश जी ने एक बात तो मान ली, एक बात तो मान ली कि देश में बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। एक बात तो नहीं होती है, एक बात तो आपने स्वीकार कर ली कि देश में बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। संदीप मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मैं आ रहा हूं। संदीप मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप काफी देर से सुन रहे हैं इस पूरे वार्तालाप को, पक्ष विपक्ष को। बतौर अधिवक्ता आप किस प्रकार से देखते हैं ये पूरे घटनाक्रम को? आशीष जी, मैं अधिवक्ता के साथ साथ राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूं जी। और राजनीति शास्त्र में लोकतंत्र को जो है बहुमत की तानाशाही कहा गया है, एनार्की ऑफ द मेजॉरिटी कहा गया है जी। तो अगर संविधान की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले लोकतंत्र की डिफिनीशन ही नहीं जान रहे हैं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात जो मैं यहां जोड़ना चाह रहा हूं कि बात ये नहीं है कि देश बहुसंख्यकों से चलेगा, देश के बहुसंख्यक किस दिशा में जा रहे हैं यह देखना जरूरी है। भारत में बहुसंख्यक किस तरह से सोचता है और बांग्लादेश में बहुसंख्यक किस तरह से सोचता है कि अपने ही देश की आजादी को नकार रहा है। वह देश जिसकी बदौलत उसे आजादी मिली, उस विजय दिवस को नकार रहा है। तो बहुसंख्यक किस तरीके से सोचता है यह देखना होगा। और सनातन क्योंकि बहुसंख्यक राष्ट्र के बारे में सोचता है, ठीक है, इसलिए इन्हें राकेश जी, संदीप जी, ये बड़ा आपने जो कहा वो कह सकते हैं ना, वो पॉइंट टू बी नोटेड होता है ना आप लोगों की भाषा में। मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। बहुसंख्यकों की सोच की बात बहुत जरूरी है। यहाँ का बहुसंख्यक कैसा सोचता है, पड़ोस में बांग्लादेश का बहुसंख्यक क्या कर रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, वो भी दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। राकेश प्रजापति जी लगातार आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ पाई, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। राकेश प्रजापति जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भारत के जो बहुसंख्यक को किस तरीके से मानव बम बनाने का काम किया जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। अच्छा, अरे भाई, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर बात करनी है तो शिक्षा पर कीजिए, रोजगार पर कीजिए, स्वास्थ्य पर कीजिए, अग्निवीर पर कीजिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन आज चर्चाएं उस पर नहीं होती हैं। एक जज आता है वो नफरत की बात करता है, मुख्यमंत्री आते हैं वो नफरत की बात अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब पहली बार हो रहा है देश में। जैसे अभी आपने जन्म लिया है और आपने कुछ देखा समझा नहीं, आंखें बंद थी अब तक आपकी, ऐसा लग रहा है। ये आज एक जज का बयान आपको दिख रहा है, जब हिंदुओं को टारगेट करने वाले बयान दिए जाते हैं, जब राहुल गांधी ये कह देते हैं कि हिंदू मतलब हिंसक है, हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी की इस बयान का क्या मुखालफत की अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने? तो बताइए, हिंदू हिंसक कहा जाता है क्या? आप हिंदू नहीं है क्या राकेश प्रजापति जी? हिंदू हिंसक किसके लिए कहा था? वो राहुल गांधी का बयान है। अब ऐसे तो बीजेपी वाले कह देंगे कि हमने इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी। हरगोविंद जी, मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, देखिए 2018 के लिए वो उस हिंदू के लिए कहा था जो कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, एक चीज जरा समझने वाली बात है हरगोविंद जी, मैं एक मिनट रोक रहा हूं। जब कोई मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है तो सीधा उसका विरोध समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, क्योंकि वोट बैंक की बात आ जाती है। लेकिन जब कोई हिंदू हिंसक कह देता है तो उसकी बात जब होती है, उसका सवाल जब मैं पूछ लेता हूं, तो राकेश प्रजापति जैसे तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता संधि विच्छेद करके उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने लग जाते हैं ताकि उसको प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जा सके। उसको कैटेगराइज करते हैं, पूरा संधि विच्छेद करते हैं, है ना राकेश जी? गलत कह रहा हूं राकेश जी? मैं फिर कह रहा हूं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आज इस देश में शेखर यादव जैसे जस्टिस को यह कहने के लिए विवश होना क्यों पड़ा? बताइए राकेश जी, क्यों होना पड़ा? क्या ये माहौल नहीं है देश में? क्या ये माहौल नहीं है देश में या नहीं था देश में? आज हिंदू अगर खुलकर सामने आने लगा है, आज हिंदू खुलकर अगर अपनी बात रखने लगा है, आज गौ पूजा की बात होने लगी है, आज मंदिरों में कतार लगने लगी है, आज खुलकर जन्माष्टमी मनाई जाने लगी है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? आशीष जी, 20 सेकंड, आपने बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया भारत की व्यवस्था पर, शासन व्यवस्था पर। पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 साल है, और एक भारत के न्यायाधीश को ये शब्द बोलना पड़ रहा है, तो आम नागरिक का क्या हालत होगी ये सोचने की जरूरत है।
आम नागरिक कितना परेशान होगा ये आज ये सिचुएशन बनी, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, आज एक मंच पर उन्होंने जाके बयान दिया, उसके बाद में जो योगी आदित्यनाथ फ्रेम में आते हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो पीयूसीएल जैसे ये वामपंथी विचारधारा के लोग जिनका सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र विरोधी दिमाग है, अब राष्ट्र के हित में कोई बात ये नहीं करते कि इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जेल गए हैं, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगे हैं, ऐसे संगठन पीयूसीएल, इनका षड्यंत्र को जनता जानती है। एक फाइनल रिएक्शन 10-20 सेकंड का मैं संदीप मिश्रा जी से लूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा। आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे राकेश जी इस विषय पर, मैं सीधा कह रहा हूं आपसे। संदीप जी देखिए, पहली बात तो मैं यह कहूं कि हम सभी सुरक्षित तभी हैं जब तक बहुसंख्यक भारत का लोकतंत्र की बात करता है, और तभी तक है, नहीं तो यहां वह भी होगा जो 52 मुल्कों में हो रहा है बाकी सब जगह पे। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक बहुसंख्यक के मोहल्ले में एक समुदाय विशेष का आदमी घर बनाकर रह सकता है, लेकिन 50 घर मुस्लिम के हैं, राकेश प्रजापति जाकर उनके बीच में घर बनाकर रह के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इनको, रह के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं इनको, पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्पसंख्यक एंड बहुसंख्यक इन इंडिया। खैर, चर्चा को मैं यहां विराम दूंगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, जवाब तो चाहिए, मैं इसके लिए बहुत आभार आप सभी का। लेकिन योगी बनाम वाम, ये प्रपंच का मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ी बात करने की कोशिश की। ये पीयूसीएल जैसे संगठन है वो किस प्रकार से अपना हित साधने के लिए आते हैं, और इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पीआईएल दाखिल की जाती है बयान को कोट करते हुए। अब सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या बड़ी बात कह दी, क्या यूसीसी का समर्थन करना यह बहुत बड़ा अपराध हो गया क्या? यह बड़ा सवाल है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।